अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राय कामरान अली, यूसी मत्तेकी में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं राय इरफान अली साहब, जो कि एमएस फाइनेंस हैं और इस वक्त मत्तेकी के अंदर ही अपना एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। छोटा सा इसलिए कहा है क्योंकि बहुत मेहनत से ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस वक्त जो इनके तासुरात हैं वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई की कारकर्दगी क्या रही वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यूसी मत्तेकी के हवाले से जो जो चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए या इम्प्रूव हो चुकी हैं इनकी अपनी लाइफ में, वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुशामदीद सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। आपका स्कूल कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। कोविड की वजह से काफ़ी इश्यूज आए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ है। चलें जी, माशाल्लाह। और आप क्या समझते हैं कि आपका एमएससी फाइनेंस लाहौर से करके आने का गांव को क्या फ़ायदा हुआ? एक्चुअली मेरा यहाँ पे इरादा था कि गांव में थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आई जाए, ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि मेन कंसर्न होता है अगर पेरेंट्स को तालीम के बारे में आप बता सकें या उसके बारे में आगाही कर सकें तो वो फिर अपने बच्चे को लेके आता है। हमारा मेन कंसर्न भी यही है कि इलिटरेसी रेट सिर्फ ये दही इलाकों में ज़्यादा है, क्योंकि लोग अपने बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे, वो उनको मज़दूरी के लिए भेज देते हैं। इसी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे वक्फ की है कि मैं उनको, पेरेंट्स को गाइड करूँ, उन बच्चों को गाइड करूँ कि वो अपने जो है वो फ्यूचर जो है वो बेहतर कर सकें और एजुकेशन की तरफ जो है वो राग़ब हो सकें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मेरा ख़ुद ताल्लुक़ यूसी मत्तेकी से है। मेरी तरफ से और यूसी मत्तेकी के बिहाफ पर मैं सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कम से कम यूसी मत्तेकी के हवाले से कुछ सोच रहे हैं। उसके बाद बताएं पीटीआई की कारकर्दगी कैसी रही? ओवरऑल भी देखें आप तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो उम्मीदें हमने लगाई थी इमरान खान साहब से, अभी तक मैं कोई पॉजिटिव नहीं देख रहा कि कोई भी हमारे लिए वो काम कोई किया हो। हाँ, ये वो ज़रूर कह देते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इश्यूज़ आए हैं। देखिए, कोविड की वजह से इश्यूज़ तो आए हैं, ये तो मतलब कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर महंगाई की तरफ हम देखें तो जैसे कि महंगाई का एक बहुत बड़ा एतराज़ तकरीबन सारी आवाम का ग्राउंड लेवल पे या लोअर लेवल पे सबसे बड़ा एतराज़ यही होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब जो है वो पहले से ज़्यादा गरीब तर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पिछला जितना टेन्योर, जितनी हुकूमतें गुजार कर गई हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें तो जो जितने कर्ज उन्होंने लिए या जितना मुल्क के ऊपर उन्होंने बर्डन डाला हुआ था, अगर हम उसको देखें तो अगर उस बर्डन पे, जैसा कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो ये दावा भी करती है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो पहले से कम कर चुकी है, बहुत ज़्यादा अक़सात दे चुकी है वो कर्जे की, तो अगर हम उसको देखें तो उस हिसाब से तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि अगर एक बंदा पहले कर्जे ले के मुल्क चलाता रहा है और अब अगर मुल्क ने अपने पाँव पे खड़े होना है तो पहले कर्जे जो हैं वो भी अदा करने पड़ेंगे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब भी पिछली जो हुकूमतें गुजर चुकी हैं उनसे ज़्यादा कर्जे ले चुके हैं। आप इस 5 साल की उनकी कारकर्दगी उठा के देख लें, गालिबन अभी 5 साल तो नहीं हुए, अभी उनके पास 1.5 साल है, लेकिन उसमें भी वो इतने ज़्यादा कर्जे ले चुके हैं कि अभी आने वाली हुकूमत, अभी तो ये नहीं ना पता कि आगे वाली हुकूमत जो है वो इमरान खान की होगी या किसी और की होगी, लेकिन वो फिर इन्हें उतारना शुरू कर देंगे। तो ये तो फिर ये चलता रहेगा। वसाइल उतने पैदा नहीं किए गए, बिल्कुल ऐसी है, या कराज बिल्कुल ऐसी है, दोबारा पैदा किए गए, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया। तो यूसी मत्तेकी के लिए पीटीआई ने क्या किया, क्योंकि हमारे जो इलेक्टेड एमएनए साहब हैं वो भी पीटीआई से? जी बिल्कुल, शौकत भट्टी साहब है हमारे एमएनए। यूसी मत्तेकी के लिए तो उन्होंने किया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमारे गांव के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे गांव के लिए एक रोड बनाई थी उन्होंने, मेरे चाचू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये रोड जो है वो शुरू करवाई थी। अभी हमारे जो एमएनए साहब हैं वो ज़िम्मे भी उन्हीं के लगाते हैं कि ये रोड के ऊपर इतना करोड़ों रुपया हमने आपकी वजह से खर्च किया है, लेकिन अगर उन्होंने उनकी वजह से खर्च किया तो कंप्लीट क्यों नहीं की, रोक क्यों दी है ये वाली? अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखें तो अगर आप कहते हैं कि यूसी मत्तेकी के लिए कम से कम कुछ ना कुछ उन्होंने मत्तेकी गांव के लिए किया है। हमारा जो छोटी सी बेसिकली हमारी जो बस्ती है जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये एक बशमूला मत्तेकी इसको कंसिडर किया जाता है, कोट आलम बस्ती के नाम से है ये, और मत्तेकी से ये तकरीबन 12 से 13 एकड़ के फासले पर है। तो अगर हम ये देखें कि उन्होंने मत्तेकी के लिए काम किया, ये इर्द गिर्द के लिए काम किया, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन देखिए ना, अगर इंडिविजुअली अगर आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पे मेरा बैकग्राउंड है कि मैं किसान घराने से तल्लक रखता हूँ, अगर किसान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर हमारे लिए तो उन्होंने कुछ नहीं ना किया। मत्तेकी गाँव के लिए उन्होंने एक फ़िल्टर का वो जो है वो इफ्तिताह कर गए हैं, वो बन रहा है।
गैस का वो करके गए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो बेसिकली मत्ते की गांव से उनका इतना वोट नहीं है जितना हमारे गांव से उनका वोट है या हमारे आसपास के जितने गांव हैं उनका वोट है। तो एक्चुअली वो उनके लिए तो कर गए हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। 23-24 साल हो गए हम लोग उन्हीं रोड के ऊपर खज्जल हो रहे हैं, अभी तक वो नहीं बनाई गई। बीच वाले हमारे ये 13 एकड़ की जो है वो ऑलमोस्ट ये रोड्स है, अभी तक वो रोड नहीं वो तामीर की गई। किसान के लिए अभी देखना आप पीटीआई हुकूमत की आप बात कर रहे हैं कि चलो ये एक रियलिटी है कि जो महंगाई है वो वर्ल्ड लेवल पर हुई है। अब देखें ना, अगर किसान को ये 8,000 या 9,000 रुपये खाद दे रहे हैं तो उसकी फिर गंदम की कीमत भी तो उतनी करे ना, कम से कम 2400 तो करे उसकी कीमत, वो 1600 पे बेच रहे हैं। तो गंदम की कीमत पहले की निस्बत तो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। पहले की निस्बत तो महंगाई भी डबल हुई है ना, अगर महंगाई डबल हुई है तो उस हिसाब से फिर गंदम की कीमत फिर डबल करें ना। अच्छा, फिर सिंगल पे ना लेके आए। अगर हम इसको उस हिसाब से लेके आए तो आपको नहीं लगता कि हम आज तक अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वही नहीं पूरी कर पाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली हमारे पास वसाइल नहीं है। अब देखिए ना, टेक्निकली एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। आप इंडिया को देख लें या आप बाकी जो है वो कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ पे फ्रीलांसिंग बच्चे जो हैं या बच्चियाँ जो हैं वो घर बैठ के लाखों रुपया कमा रही हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो रेमिटेंसीज हैं वो आते हैं आपकी कंट्री में, अब आपका जो रुपया है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। आप अपने रुपये का हिसाब देख लें, 180 पे 100 जो है वो 70 पे 180 पे वो ट्रेड हो रहा है। अब उसकी भी रीज़न सिर्फ ये है कि आपके पास रेमिटेंस तो आ नहीं रहा है। पहले दावा किया गया था कि पिछले 3-4 महीनों में रेमिटेंस इमरान खान के ऊपर जो है वो बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग बाहर से बड़ा पैसा भेज रहे हैं, वो कहाँ गया? हमें तो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। एक दिन देखते हैं डॉलर 170 पे होता है, दूसरे दिन देखते हैं 174 पे होता है। डॉलर की अगर आप बात करें तो डॉलर तो पहली जो हुकूमतें थी वो कहते हैं जी कि उन्होंने आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल किया हुआ था, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके, जो कि जिसे हम माफियाज कह सकते हैं। जैसे ही पुरानी गवर्नमेंट गई है या नई गवर्नमेंट आई है खान साहब की, तो उसमें ये हुआ है कि माफियाज ने जो पहले कंट्रोल किया हुआ था वहाँ से हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो उनके टेन्योर के तकरीबन स्टार्ट में बहुत पीक पर चला गया था। देखिए ना, अगर आप माफिया को भी लेके आ जाएं तो वो भी तो नहीं ना कंट्रोल हो सके। आप देखें, हम लोगों ने वोट दिया है इमरान खान को। इमरान खान का जो एम था वो था कि हमारे पास जो जितना भी है यंग जनरेशन है जितनी, वो इमरान खान के साथ चलेगी, यूथ उसके साथ चलेगी इमरान खान को। आप देख लें उसके पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन आपको चंद ऐसे बंदे नजर आएंगे जो यंग है, बाकी वो सारी पुराना माल है जो पीछे वाला है। भट्टी खानदान कितने अरसे से इस आपके यूसी पे हुकूमत कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो तकरीबन जबकि मैंने होश संभाली है 10-12 साल तो मैंने देखा है। तो जब 10-12 साल से आपने भट्टी खानदान को ही देखा है और आपको लगता है कि वही भट्टी खानदान उठ के पीटीआई में आ गए हैं, तो फिर आपने उनका वो पिछला क्यों नहीं देखा कि हमारी अभी तक उन्होंने बुनियादी जरूरियात? नहीं, एक्चुअली उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि क्योंकि मेरी पहली वोट कास्टिंग थी, और दूसरा ये है कि यूथ का नारा लगाया था इमरान खान ने। हमने बेसिकली चौधरी शौकत भट्टी साहब को वोट नहीं दिया था, हमने इमरान खान साहब को वोट दिया था। उससे पीछे जो वोट चल रहे थे वो बुजुर्ग चल रहे थे। हमारा आपको पता है गांव में बरादरी लेवल के ऊपर वोट कास्टिंग होती है, तो हमने जो बेसिकली वोट दिया था वो तो हमने इमरान खान के नज़रिए पे दिया था कि हम लोग यूथ को आगे लेके आएंगे, पार्लियामेंट में यूथ बैठेगी आके, फैसले यूथ करेगी आके। मुझे तो कोई वही बाबे पुराने नज़र आ रहे हैं घिसे पीटे जो पहले नून में 22 साल की मेहनत देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी देर या जिस वक्त तक उन्होंने यूथ को या यूथ आइकन्स को आगे लाने की कोशिश की है वो हमेशा उसमें पिटे हैं। उसकी रीज़न ये थी, जैसा कि आपने खुद कहा कि हमारे बुजुर्ग भी बरादरी लेवल पर ही वो सारे फैसले करते हैं और वोट भी बरादरी लेवल पर ही दिया जाता है। तो इस इलेक्शन में अगर खान साहब ने ये सोचा है कि मैं बजाय दोबारा उसी जो मैं 22 साल से या 21 साल से रट लगा रहा हूँ, मैं अगर उसी रट लगाने की बजाय मैं इलेक्टेबल्स को आगे लेके आ जाता हूँ जो पहले ही अपने अपने इलाके से सिलेक्टेड बंदे ही होते हैं जिनका पता होता है कि यार इन्होंने सिलेक्ट होना है, अगर मैं इलेक्टेबल्स को आगे लेके आ जाता हूँ तो मैं अपनी हुकूमत बना सकता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अभी आप मुझे सिर्फ अपनी ही बात का जवाब दें, क्या इमरान खान भी नहीं पिट रहा? बिल्कुल, पुराने बंदों को लेकर नहीं, पुराने बंदों को तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचती फिर उसके क्यों नहीं ऑप्शन बनती? अगर आपका एक नारा है, मैं यहाँ पे कोई नारा लगाता हूँ, मैं उस नारे से पीछे हट जाता हूँ, तो फिर क्या? आपको नहीं लगता कि ये मेरे पीछे जो लेवल से, ग्राउंड लेवल से ये सिस्टम सेट होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये सिस्टम होगा भी यहाँ ऐसे ही होगा। अगर आप लोग रूट लेवल देखिए, किसी चीज़ की अगर मकान बना रहे हैं ना आप कोई भी, तो उसका आप लोग जो एरा वगैरह रखते हैं वही ठीक आप नहीं रखते तो फिर मकान कैसे बनेगा? तो होगा तो यही ना, होगा तो यही कि आप लोग रूट लेवल से कुछ ऐसे नुमाइंदे उठा के ले जाएं, लेकिन रूट लेवल पे भी आपको वही मिलेंगे पुराने। यही मसला मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि देखिए हमारे लेवल, हमारी यूसी या हमारे जो है हल्का, इसमें 2 पार्टीज अब तक जो है वो कम्पीट करती आई हैं, जिनमें हमारे भट्टी साहब हैं और तारड़ साहिबान। जी बिल्कुल, तारड़ साहिबान शुरू से ही हमारे नून लीग के साथ
अटैच थे। उसके बाद भट्टी साहब पहले काफ लीग में आए और मतलब शफलिंग करते, लेकिन अभी पीटीआई में मौजूद हैं। लेकिन ये दो पार्टियां, अभी तीसरी पार्टी जिसने इंटरफेयर किया बहुत बड़े लेवल, मुल्की लेवल पर, और हमारे इस हल्के में भी, वो है टीएलपी। अगर हम उसको देखें, लेकिन टीएलपी के भी हम पिछले अगर नुमाइंदे देखें तो वही थे जो पहले आवाम से कितनी बार या आ चुके हैं या पिट चुके हैं, वही चेहरे दोबारा टीएलपी भी उठा के ले आई है। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है कि हम वो जो चेहरे हम बार बार देख रहे हैं, कम से कम उनसे हमारी जान छूटे, या हम ये तो कहने वाले बने कि यार हमने जैसे खान साहब को अगर नया ट्राई किया है तो रूट लेवल पे हमने किसी ऐसे बंदे को ट्राई किया है जो कि हमारा कुछ ना कुछ बदल सकता है। एक्चुअली इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा सर उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको जो बड़े लोग होते हैं वो उसका सर कुचलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये बंदा हमारे मुकाबले में अगर खड़ा भी हो गया तो हमारी बेइज्जती है। हमने सबसे पहले इस सिस्टम को ठीक करना है कि अगर हम लोग अपनी जो यंग जनरेशन है उसके माइंड में ये बात डाल दें कि हमारे इलाके में कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा बंदा जो है वो वोट के लिए खड़ा हो सकता है या फिर हमारे इलाके की वो नुमाइंदगी कर सकता है, तो यंग जनरेशन में से मैक्सिमम अवाम पहले वालों की चापलूसी में मसरूफ हो। बस यही चीज़ है ना, तो फिर इसी को एजुकेशन की कमी कहते हैं कि आप लोग सिर्फ एक ख़ानदान या एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपका अपना एम क्या है। जब तक हम लोग अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ये मकसद बनाता हूँ ना अपनी ज़िंदगी का कि मैंने इस इलाके को चेंज करना है, तो मैंने अगर वो इस इलाके को चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे इलाके के मसाइल कौन कौन से हैं। आने वाली हुकूमत में अगर देखते हैं, आने वाले इलेक्शंस में अगर हम देखते हैं तो आप हुकूमत को या कम से कम इलेक्शन कमीशन को क्या सजेस्ट करेंगे कि आम आवाम के पास ये ऑप्शन बचे कि यार अगर वो किसी बंदे को या अपने हल्के में से किसी भी बंदे को पसंद नहीं करते तो वो सिस्टम की तब्दीली के लिए कोई कदम उठा सकें। क्योंकि देखें इलेक्शन में तो यही होता है हमारे पास जो सामने पर्ची है, या तो हम अपना वोट ज़ाया कर दें या फिर ये है कि वो हम उनमें से किसी ना किसी को सिलेक्ट कर लें। अगर हम अपना वोट ज़ाया करते हैं, जैसे कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी ज़्यादातर आवाम का यही है कि हो सकता है वोट ही ना दे, अगर हम वोट ज़ाया कर देते हैं तो इट मीन्स कि हम अपने मुखालिफ को फ़ायदा दे रहे हैं। अगर हम उसी वोट को किसी न किसी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका फायदा हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है जिसको हम नहीं चाहते, जो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो सिलेक्ट होके आ जाए। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि जी नहीं, हमें कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए कि हम अगर किसी भी बंदे को पसंद नहीं करते, किसी के पर्सनल करैक्टर की वजह से, किसी की पार्टी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से हम किसी को पसंद नहीं करते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो आप इलेक्शन कमीशन को क्या रिकमेंड करते हैं? एक्चुअली आपने सबसे पहले बात की थी ग्रॉस रूट की, कि निचली सतह से बंदे उठने चाहिए जो पढ़े लिखे हों और जो इस मुआशरे को ठीक कर सकें। उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, मैंने पहले भी बात की थी। अब हमारे यहाँ पे जो काउंसलर या फिर जो भी किसी भी सीट के ऊपर बच्चा कोई या फिर कोई बूढ़ा जो है वो खड़ा हो रहा है इलेक्शंस के लिए, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसके पास तालीम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसने डील कैसे करना है, उसको पता ही नहीं है कि उसके गांव के मसाइल कौन कौन से हैं एक्चुअली। और जो उठ के आ रहा है बेसिकली वो भी वही आ रहा है जिसके हाथ में कुछ पैसा है या जिसके कुछ तल्लक हैं, और हम लोग जो जा रहे हैं बेसिकली वो भी उसी बंदे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई MNA या MP आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं कि हमने पहले कभी गाड़ी या पहले कभी वो बंदा देखे ही नहीं है, वो पता नहीं आसमान से उतर के आ जाता है, हम लोग उसकी गाड़ी के पीछे पीछे पूरा गाँव भागना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं उस बंदे के लिए। और फिर वो बंदा हमें शक्लें, सिर्फ पहले भी मैंने बताया था कि 3 त्यौहार पे हमें शक्लें दिखाता है, या कोई फौतवी पे दिखाता है, या फिर अगर किसी बड़े बंदे की शादी हो तो वो उसको इनविटेशन दे तो वो उस पे आता है, अदरवाइज हमारे जैसे बंदों के इनविटेशन पे तो वो आते ही नहीं है। नहीं, अगर हम इसको देखें, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, अगर हम इसको देखें तो देखें हमारी आवाम की जो साइकी है वो यही है कि जो बंदा उन्हें या तो कम नजर आता है या प्रोटोकॉल के साथ नजर आता है या बड़ी गाड़ी में नजर आता है, इस तरह के किसी भी बंदे को वो खुद भी प्रोटोकॉल देंगे और देखेंगे कि अच्छा यार फलां साहब आए हैं, चौधरी साहब आए हैं, खरल साहब आए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई बंदा ग्रास रूट लेवल पे उनके साथ रहना चाहे, जैसे कि मैं खुद कई ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन अगर वो ग्रास रूट पे घुल मिल के रहना चाहते हैं तो उन्हें वो बंदे वो इज्जत भी नहीं देते। प्रोटोकॉल तो एक अलग बात है, वो बंदे उन्हें वो इज्जत भी नहीं देते कि यार कम से कम ये इस लेवल पे बंदा मौजूद है। ठीक है, तो अगर आवाम की ही ये साइकोलॉजी है तो आप कैसे समझते हैं कि इस सिस्टम को बदले? मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस साइकोलॉजी से हम लोग सिस्टम को बदल सकते हैं। इस साइकोलॉजी से हम लोग सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आवाम को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि हमारी मुश्किलात कौन सी हैं। अगर एक घर की बात की जाए तो अपना बजट आप देख लें कि एक जो ख़ानदान का कोई मेंबर होता है वो अपने बजट के हिसाब से उस घर को लेके चलता है। अब अगर उसका बजट आउट हो जाए तो फिर वो लोगों के पास जाना शुरू हो जाता है कि मुझे घर को मैंने चलाना है और मुझे जो है वो इनकम चाहिए। इसी तरह देखें,
अब जिस बंदे के पास वो जा रहा है उसके अगर वो उसको इनकम दे रहा है या उसको आमदन दे रहा है तो वो हमारे तबके का वो अमीर बंदा है जो कल को उसके घर जाएगा किसी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए तो वो उसको इनकार नहीं करेगा। ठीक है, पहले तो ये है कि आप एजुकेशंस को आम करें, दूसरा ये है कि आप पर पर्सन इनकम जो है या उसकी सैलरी जो है वो भी इंक्रीज़ करें ताकि उसको किसी बंदे के पास जाना ना पड़े। तीसरा ये है कि उसको ये जो सिफारिश सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब उस बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर वो सिफारिश भी आती है, उसको अगर पीसा जाता है तो उसको जी धमकियाँ दे के पीसा जाता है कि तेरे साथ ये कर देंगे, अगर तूने ऐसे नहीं किया तेरे साथ वो कर दें। वो गरीब बंदा होता है, उसने वो अंगूठा या पर्ची उसने देनी होती है, क्योंकि उसको पता होता है जी चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब साढ़े ना नाराज़ हो गए तो साढ़ा बड़ा मसला बन जाना। इसी वजह से वो चौधरी साहब को राज़ी करने के लिए वोट देता है, जिसकी वजह से वो हुकूमतें बन जाती हैं और वही हुकूमतें फिर हमें जो है वो तकरीबन 35 से 40 साल से खा रही हैं। चले हम अपनी कंक्लूजन पे आते हैं। आपके आखिरी कमेंट्स सिस्टम के ऊपर या जिस चीज़ के यूसी मत्तेकी के ऊपर या किसी भी ऊपर आप देना चाहें। मेरे ख्याल से हम आपको कम से कम एक दफ़ा ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके इलाके के अंदर वो कौन सा एक एजुकेटेड बंदा या अब मैं इस हरगज़ ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर जो है वो खाली मैं इंक्लूड हूँ, मैं तो इसके अंदर आने ही नहीं चाह रहा ना। बेसिकली मेरा तो ये जो है वो एरिया ही नहीं है, मेरा तो ये शोबा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, अपने गांव को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, अपने लोगों की आवाज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि फिर सवाल से सवाल निकल रहा है। आपको नहीं लगता कि हम या आप जैसे लोगों की वजह से जो चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा ये एरिया ही नहीं है या हमारी ये फील्ड ही नहीं है, उनकी वजह से उन लोगों को चांस मिल जाता है जिनकी वो फील्ड क्या, जिनकी वो औकात भी नहीं होती और वो उस लेवल पे आके बैठ जाते हैं कि वो मुल्क को अब बेड़ा गर्क कर दें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, हर बंदे को इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। अब मैं यहाँ पे जिम्मेदारी लेके आया हूँ कि मैं इस एरिया को एजुकेट करूँ, उसको अवेयर करूँ। अब अगर मैं उसी एरिया को अवेयर करता हूँ तो कोई बंदा ऐसा भी होगा इस गाँव के अंदर जिसको उठ के आना चाहिए कि भाई वो अवेयर कर रहा है तो मैं इसे इलाके के जो बाकी मसाइल है मैं उसको संभालता हूँ। ये इंडिविजुअली हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर मैं उस फील्ड्स के अंदर नहीं जाना चाह रहा तो मेरी फील्ड तो मैंने अपनी चूज़ कर ली है कि मैं इस फील्ड के अंदर एजुकेट करूँगा, और अगर कोई और यंगस्टर है तो वो इस फील्ड के अंदर आके उसी जो एजुकेट किए हुए बंदे हैं उन्हीं को वो समझाए, उन्हीं को बता के वो उनको आगे लेके चला जाए। आपके आने वाले शागिर्दों में कोई बंदा इस लेवल पे ट्रेन हो जाए कि वो ये माइंड बनाए कि यार मैं इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कम से कम पॉलिटिक्स में आऊँगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे इमरान खान की एक बात याद आ गई है कि ये जो गंद है ना, गंद, इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। बेशक कभी मैंने वोट भी इमरान खान को दिया था और मैं बंदा भी पीटीआई का हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ गलती हो रही होगी वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये यहाँ पे वो गलत है। अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं वो इमरान खान की इंगेस्ट की हैं कि वो यहाँ पे हमारा काम जो है वो नहीं हो रहा प्रॉपर, महंगाई ज़्यादा है या ये जो कुछ भी मसले मसाइल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसकी एक बात बताऊँगा कि ये जो गंद है ना, इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ये हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। ठीक है, इस गंद को जो है वो ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। जब वो खुद एक कम्युनिटी बनाकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है वो ख़त्म। सबसे पहले तो ये है कि हमें बरादरी सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। हमारे पास अगर कोई वोट लेने आए तो हम ये ना देखें कि चौधरी साहब या चाचू जी आ गए हमारे पास वोट लेंगे। हाँ, मेहमान नवाजी जो है वो सुन्नत है, हमें मेहमान नवाजी ज़रूर करनी चाहिए उनकी, लेकिन हमें अपना वोट जो है, अपना हक जो है वो हमें वहीं पर इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर हमारा फ़ायदा हो, क्योंकि उन लोगों ने फिर दोबारा वापस नहीं आना यहाँ पर। अगर जो कुछ भी करना है हमारे इलाके के लिए वो हमारे बंधु ने दोबारा उधर जाना है। मसलन अगर हमारा यहाँ पे कोई रोड बनने वाला है तो हमारे बंधु ने ही दोबारा एप्लीकेशन लेके जाना है वहाँ पे। अगर चौधरी साहब 5 साल बाद यहाँ पे दोबारा वोट लेने आए तो उन्होंने सिर्फ यही कहना है कि जी 5 साल में आप हमारे पास आए थे। उनका यही है कि आप 5 साल हमारे पास आके आपने मांगी नहीं है कि सड़क। तो जब उनको यही नहीं पता कि हमारी ज़रूरियात कौन कौन सी हैं तो हम उसको वोट क्यों दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने वक्त दिया। तो नाजरीन, जो हमारी कंक्लूजन है वो यही है कि सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, जो हम हमेशा से कहते आए हैं और मैं ख़ास तौर पे बहुत अरसे से इस चीज़ के पीछे हूँ कि भाई हमें बंदा बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। जैसे एक बहुत सोफिस्टिकेटेड ईमानदार बंदा किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा रिश्वत चल रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हड्रामी चल रही है, तो वो जब उसमें जाता है तो वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। वो उसको बदलने की कोशिश करे भी तो वो अपने आप को भी नहीं बदल सकता, तो वो उसको कैसे बदलेगा। तो हमें इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात से निकल कर आगे सोचने की ज़रूरत है। हमारा इलेक्टेड बंदा क्या कर रहा है, MNA है, MP है, असेंबली में बैठा क्या कर रहा है, उसकी जो पार्टी है वो क्या कर रही है, उसका अपना करैक्टर क्या है, वो किस कैलिबर का है, हमें वो सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम अपनी रोड्स और अपने उन बुनियादी ज़रूरियात पे हमेशा की तरह ज़िंदगी गुजारते रहें। पिछले 24-25 साल 30 साल से अगर हमारी ये ज़रूरियात ख़त्म नहीं हुई तो ये आइंदा भी नहीं होने वाली। और हमारे जो
नुमाइंदगान हैं उनको ये बहुत बड़ा बहाना मिला हुआ है कि वो एक टेन्योर में एक रोड बनवा देंगे, वो भी शायद आधी, और अगले टेन्योर में उससे अगला एक प्रोजेक्ट, अगले टेन्योर में उससे अगला, और यूं करते करते लुढ़काते लुढ़काते वो आपकी नस्लों को जिस तरह खा गए वो हो सकता है आने वाली नस्लों को भी यही करते रहें और आप बुनियादी ज़रूरियात के झंझट में पिसते रहें। तो मेरी गुजारिश मेरी भी यही है आपसे कि आप लोग अपनी आने वाली नस्लों की तालीम पे बहुत ज़्यादा जोर दें, और ऐसे बंदों को कम से कम, मैं ये नहीं कहता राय इरफान साहब को ज़रूरी, अब जो भी जिसको समझते हैं कि जो बंदा कोई विजन लेके काम कर रहा है, आप उनके पास अपने स्टूडेंट्स को लाजमी भेजें, और ताकि वो भी किसी विजन के तहत काम कर सकें, ना कि वो आएँ बच्चे पैदा करें और मर जाएं और हमेशा की तरह हमारे जो आने वाले मसाइल हैं या गुजरे हुए मसाइल हैं वो उसी तरह मसाइल के मसाइल ही रहें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।